आप सब जानते हैं दैट contract is an agreement which is legally enforceable. As per section 10 of the Indian Contract Act, an agreement is said to be legally enforceable if it is having lawful object, lawful consideration, if it is made with free consent of the parties who are competent to contract, and the agreement has not been declared as void agreement under the law. एंड द एग्रीमेंट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज वॉइड एग्रीमेंट अंडर द लॉ, यानी कि लॉ में ऐसे एग्रीमेंट्स बनाना यदि मना नहीं किया गया है तो ही वो वैलिड एग्रीमेंट होगा, वॉइड एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। तो कुछ लिस्ट ऑलरेडी अपने को एक, अब ये लास्ट पार्ट चालू करना है कि सर आज अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वॉइड एग्रीमेंट वाला, कि सर कितनी लिस्ट है, कि सर ये वाली लिस्ट है 10 एग्रीमेंट्स की जो कि वॉइड एग्रीमेंट्स है। आपके मॉड्यूल में इतने सारे नहीं दिए हुए, मेरे ख्याल से शायद 8 एक ही दिए हुए होंगे, एक बार चेक करने की जरूरत है। 2 एक्स्ट्रा अपनी तरफ से लाके जोड़े हैं क्योंकि ये आपने पढ़े हुए हैं, तो मैं कैसे इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं करूं। ठीक है। तो 2 एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जो अलग से मैंने अपनी तरफ से लाके इसमें जोड़े हैं, जो होते हैं वॉइड एग्रीमेंट और हैं आपके। ठीक है, चलिए। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, अब इसमें से भी जो 10 एग्रीमेंट्स हैं उसमें से अपन ऑलरेडी आधे तो अभी तक की जर्नी में कवर कर चुके हैं। व्हाट आर वॉइड एग्रीमेंट्स? सर व्हाट आर वॉइड एग्रीमेंट्स? सर वॉइड एग्रीमेंट्स वो, वॉइड वर्ड का मतलब होता है विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है, वॉइड वर्ड का मतलब ये होता है कोर्ट में जाके आप उनको एनफोर्स नहीं करा सकते हो, कुछ ना कुछ कमी पेशी रह गई है, गलत तरीके का एग्रीमेंट बना लिया है। और वॉइड एग्रीमेंट मतलब शुरुआत से ही गलत एग्रीमेंट बना है, शुरुआत से ही गलत है, वो यहीं पर आकर रुक जाएगा, उस वो लीगली एनफोर्सिएबल नहीं होगा, वो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है। या तो ये नहीं है, या ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। या फिर कुछ एग्रीमेंट जो मना किए गए हैं वैसे बना रहे हैं तो भी वो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है। ठीक है, जैसे कि अपन ने पढ़ा हुआ है क्या, एग्रीमेंट्स विद माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो एग्रीमेंट्स, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट्स होते हैं। तो एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स, ऐसे बहुत सारे, ये 1, 2, 4, 5 और 7 जो नॉन ग्रीन में है, जो ग्रीन में नहीं है, वो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जर्नी में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्या क्या? कि सर एग्रीमेंट्स बाय इनकम्पिटेंट पार्टीज, सर यदि किसी माइनर ने या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ने या पर्सन हु हैज बीन स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ ने, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में फर्दर अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। ठीक है, उसने यदि कोई एग्रीमेंट बना लिया है इनकम्पिटेंट पार्टी ने, तो वो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है। ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ चुके हैं ना। यस सर, कि सर ड्रंकन पर्सन ने या फिर माइनर ने, तो ये इनकम्पिटेंट पार्टीज ने, जो कॉम्पिटेंट ही नहीं है, उन्होंने एग्रीमेंट बना लिया, तो फिर सर वो वॉइड एग्रीमेंट होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, पहला। ठीक है, अब बाकी की भी पढ़ते हैं एक बार, यहाँ ये खत्म करके फिर इस लिस्ट पे आते हैं। करण पार, ये पढ़ना चालू कर भाई यहाँ से। A void agreement is an agreement which is not enforceable by law. Such an agreement does not give rise to any legal effect, hence void ab initio. शुरुआत से गलत होते हैं। ठीक है, और सर्टेन एग्रीमेंट्स हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड बाय द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, खुद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसे एग्रीमेंट्स बनाने से मना किया गया है। क्या? एग्रीमेंट बाय इनकम्पिटेंट पार्टीज, ऑलरेडी आप लोग अपन सब इस लोग इसको कवर कर चुके हैं। सेकेंड क्या है सर? एग्रीमेंट विद अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन, लास्ट चैप्टर ही यही था कि सर लॉफुल ऑब्जेक्ट या लॉफुल कंसिडरेशन कब नहीं होगा, कि सर जब वो 6 चीजें होंगी। यस सर, जिसमें से लास्ट अपन ने पढ़ा था कि सर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। ठीक है, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सर यदि किसी एग्रीमेंट का अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है या अनलॉफुल कंसिडरेशन है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या अनलॉफुल कंसिडरेशन है, तो क्या होगा कि सर वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। ठीक है, ये अपन लास्ट चैप्टर में कवर कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 4 पे आओ, ग्रीन वाले लास्ट बाद में उठाऊंगा। पॉइंट नंबर 4 पे आओ, एग्रीमेंट मेड अंडर म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एग्रीमेंट मेड
अंडर म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, काला घोड़ा सफेद घोड़ा दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड्स ही नहीं हुआ, तो सर कंसेंट ही नहीं हुआ, कंसेंट नहीं हुआ तो सर वो वॉइड एग्रीमेंट है, दे आर नॉट एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। नेक्स्ट, एग्रीमेंट्स विच आर मेड विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का एलिमेंट दोनों पार्टीज के लिए या सारी पार्टीज के लिए नहीं है, केवल एक पार्टी के लिए, दूसरी पार्टी के लिए है ही नहीं, तो वो कैसा एग्रीमेंट होगा? एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन आर नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कंसिडरेशन दोनों पार्टीज के लिए नहीं है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हाँ, इस रूल के अपन ने एक्सेप्शंस भी पढ़े हैं, जहां पर केवल एक पार्टी से दूसरी पार्टी को कंसिडरेशन जा रहा है, दूसरी से पहली को कुछ भी नहीं जा रहा है, तो भी उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना गया है, वो एक्सेप्शंस है। ठीक है, कुछ कानून में बताए हुए एक्सेप्शंस है तो हमको फॉलो करने हैं, उन सिचुएशंस में अपन मान जाएंगे। क्या मान जाएंगे कि ठीक है एक से दूसरी को जा रहा है तो भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, भले ही दूसरी पार्टी के लिए ने पहली पार्टी को वापस कोई कंसिडरेशन नहीं दिया। नी मुरार का एक एग्जाम्पल बताया एक्सेप्शन का, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बट उसका एक्सेप्शन का एक एग्जाम्पल बता, पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 3 कंसिडरेशन में। सर जैसे ही मैं हाँ, नया, हाँ बोल। नहीं यार। जैसे ही मैं नया चैप्टर पढ़ता हूँ सर, पुराने वाली स्लेट साफ कर देता हूँ, फिर उस पर नया लिखता हूँ। ऐसा क्यों करते हो? अरे बहुत सिंपल है, यदि मैं किसी को कोई चीज गिफ्ट करना चाह रहा हूं, नहीं आते दिमाग तो लगा यार। ठीक है, गिफ्ट में पर्सन एक्स से पर्सन वाई को गिफ्ट जा रहा है, पर्सन वाई वापस कोई वो नहीं देता है, कंसिडरेशन वापस नहीं देता है गिफ्ट के बदले में, तो भी ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। एग्रीमेंट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अरे ये एग्जाम के क्वेश्चन है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शंस, एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, आना चाहिए। करण पारिया एक और बता, गिफ्ट और नेचुरल लव और अफेक्शन के अलावा एक और बता। बेलमेंट है, फिर चैरिटी। ग्रेशियस बेलमेंट, याद रखना, ग्रेशियस और नॉन ग्रेशियस बेलमेंट में ग्रेशियस बेलमेंट, करण फारिया ने अपने दोस्त नीव मुरारका को अपनी मोटरसाइकिल एक दिन के लिए यूं ही फ्री में चलाने को दे दी दोस्ती के नाते, तो इधर से इधर तो कंसिडरेशन जा रहा है, बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, तो ग्रेशियस बेलमेंट हुआ, तो सर फिर भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, दक्ष अग्रवाल एक और बता। सर मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, यस सर। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तो सही में कॉन्ट्रैक्ट्स होते ही नहीं है, दे आर रिलेशन रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। हाँ सर, लेकिन जो आपने एग्जांपल दिया था गिफ्ट वाला, घर के मतलब फ्रेंड के घर पे गिफ्ट भूलना, हम्म। तो हाँ उसकी तो ड्यूटी बन जाती है। नहीं, दैट इज फाइन, अपन ने जो पढ़े हैं उसमें से बता देख, करण पारिया ने एक बोला था चैरिटी, चैरिटी करने का वादा किया मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को, गौशाला में दान करने का वादा किया, उस दान के वादे के बेसिस पे इन्होंने कुछ खर्चा कर लिया। ठीक है, तो अब ये बाउंड हो जाएंगे ये पैसा देने को, भले ही इधर से इधर कोई कंसिडरेशन नहीं आ रहा है तो भी, केवल वादा किया और अभी तक खर्चा नहीं किया है, तो ये चैरिटी का पैसा इनसे डिमांड कर रहे हैं तो ये देने को बाध्य नहीं है। ठीक है, चैरिटी के वादे के बेसिस पे कोई खर्चा कर लिया है तो ऐसा होगा, बात समझना। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स अपन ने पढ़े का, एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन आर बेसिकली वॉइड एग्रीमेंट्स बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। आइए वापस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, चीज को हॉलिस्टिकली देखने का प्रयास करो, हॉलिस्टिकली मतलब 360 डिग्री व्यू लेने का प्रयास करो। कहां से कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दूसरे चैप्टर से उठा के मैंने यहाँ पूछ लिया आपसे, क्योंकि उसका रेफरेंस आया है, एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन और वॉइड एग्रीमेंट, तो आपको याद आना चाहिए। हाँ सर कुछ, लेकिन सर कुछ एग्रीमेंट्स तो ऐसे हैं जिनमें एक्सेप्शन है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट होते हुए भी, दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन नहीं होते हुए भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अपने आप लिस्ट याद आनी चाहिए, टक 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 टक, तब आएगा मजा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन आर वॉइड एग्रीमेंट्स। कैसे कि सर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई का घर किराए पे लिया और बोला कि
या तो मैं 10,000 रुपये किराया दूंगा या मैं 12,000 रुपये किराया दूंगा। तो सर यार ये अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ गया ना, इसलिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल कि सर मतलब ये घर मेरे लिए लकी प्रूव हो गया तो 12,000 रुपये दूंगा, लकी प्रूव नहीं हुआ तो 10,000 रुपये दूंगा। अब लकी क्या है अनलकी क्या है अनसर्ट, लकी को कहीं डिफाइन तो किया नहीं गया है। तो एक बोलेगा लकी है, दूसरा बोलेगा नहीं नहीं लकी प्रूव नहीं हुआ है, तो ऐसे लड़ते रहेंगे। तो अनसर्टेनिटी का एलिमेंट जिसमें है वो एग्रीमेंट जो है वो वैलिड नहीं है, वो वॉइड एग्रीमेंट है, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है, कोर्ट में एनफोर्स नहीं कराए जा सकते। ठीक है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें, यदि किसी भी तरीके से कोई हिंट है जिससे अनसर्टेनिटी को अपन सर्टेनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वॉइड एग्रीमेंट नहीं होगा। कैसा कि सर दो एग्जांपल देखो। मिस्टर एक्स एक ऑयल वेंडर, खाने के एडिबल ऑयल वेंडर के पास में जाते हैं। ठीक है। सिचुएशन नंबर 1, मिस्टर एक्स एडिबल ऑयल वेंडर को बोलते हैं कि मेरे को 5 लीटर तेल दीजिए खाने का। कौन सा वाला, कौन सा ऑयल दीजिए मेरे को सनफ्लावर ऑयल दीजिए 5 लीटर। ठीक है सर। तो सर यहां पर तो खुद ने उन्होंने डिफाइन कर दिया 5 लीटर सनफ्लावर ऑयल, एडिबल ऑयल वेंडर को। एडिबल ऑयल वेंडर बहुत सारे ऑयल्स में डील करता है, सनफ्लावर ऑयल हो गया, राइस ब्रेन ऑयल हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे, मूंगफली वाला हो गया, ऐसे बहुत सारे। तो इधर तो डिफाइन कर दिया, तो कोई अनसर्टेनिटी वाली बात नहीं है, बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के पास में जाते हैं और बोलते हैं 5 लीटर तेल दे दो, ये पकड़ो 500 रुपए। अब यहां पर सिचुएशन ऐसी कि उन्होंने डिफाइन नहीं किया कौन सा, सनफ्लावर का, तिल्ली का, कौन सा। तो अब यहां पर क्या आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑयल? नहीं सर, यहां पर अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ गया है, तो ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तीसरी सिचुएशन, मिस्टर एक्स एडिबल ऑयल वेंडर के पास में जाते हैं जो केवल एक तरीके के ऑयल में डील करता है, केवल एक तरीके के ऑयल में डील करता है, ओनली सनफ्लावर ऑयल में। मिस्टर एक्स जाते हैं और बोलते हैं ये पकड़ो 500 रुपए और इसका तेल बांध दो। तो अब यहां भले ही इन्होंने डिफाइन नहीं किया, पर हमने सिचुएशन से सर्टेनिटी की तरफ हमने अनुमान लगा लिया, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या तीनों एग्जांपल्स में फर्क समझ में आया आपको? यस सर। अनसर्टेनिटी सेकंड सिचुएशन में हो सकती थी, लेकिन यदि वो ऑयल वेंडर एक ही ऑयल में डील करता है तो हमने अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी में का अंदाजा लगा सकते हैं, तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है। तो बेसिक रूल क्या है, एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन आर वॉइड एग्रीमेंट्स। ठीक है। बट यदि उसको सर्टेनिटी का पता लगाया जा सकता है तो फिर वो वैलिड भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ऑयल वेंडर एक ही ऑयल में डील करता था तो फिर सर्टेनिटी का पता लगा सकते हैं ना, उसमें थोड़ी ना रुकेंगे कि कौन सा ऑयल देना है और कौन सा नहीं देना है। ठीक है। तो वॉइड एग्रीमेंट्स वो विच आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, उनसे कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बता दिया कि ये सब एग्रीमेंट्स वॉइड एग्रीमेंट्स हैं। तो 1, 2, 4, 5 एंड 7 अपन लोग ऑलरेडी आज दिन तक पढ़ चुके हैं, इन पे वापस टाइम खराब नहीं करेंगे, मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया है। अपन आगे कौन से पढ़ेंगे सर? 3, 6, 8, 9 और 10 पढ़ेंगे, 3, 6, 8, 9 और 10। ठीक है, जो नए हैं। तो थर्ड क्या है भैया? एग्रीमेंट्स द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ विच इज अनलॉफुल इन पार्ट, द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ विच इज अनलॉफुल इन पार्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3? रुको एक सेकेंड, इसको मैं वापस खोलता हूं ताकि ये हॉचपॉच जो है ये थोड़ा सा खत्म हो सके। चलिए जी। तो सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट नंबर 3 सेकेंड एंड पॉइंट नंबर 3? बताओ, पॉइंट नंबर सेकेंड क्या है लिस्ट का? पॉइंट नंबर सेकेंड है एग्रीमेंट्स विद अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट मर्डर करने के ऑब्जेक्टिव से बना लिया, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ में बना लिया, मना किया गया है। ठीक है। या अनलॉफुल कंसिडरेशन, ब्राइब के नेचर में कंसिडरेशन देने की बात की गई। ये तो हो गया पूरी तरीके से अनलॉफुल, तो इसका क्या है सर? ये तो वॉइड एग्रीमेंट है। लेकिन पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है
एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ विच इज अनलॉफुल इन पार्ट। सर आधे सही है और आधे गलत है। जैसे कि सर एग्जाम्पल से बताओ सर, आओ देख लेते हैं एग्जाम्पल। अरे भाई समझ में आ रहा है सब लोग को? दक्ष अग्रवाल, नमित, मीत, सुहान गोयल, पूंजी, मुकुंद, मुकुंद। यस सर, यस सर, यस सर। अरे मुकुंद अकेले अकेले नहीं खाते हैं। मेरे यहाँ पे ठीक है चलो, तो सर पूरी तरीके से अनलॉफुल है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या अनलॉफुल कंसिडरेशन है, तो सर वो तो वॉइड एग्रीमेंट है। सर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या अनलॉफुल कंसिडरेशन इन पार्ट है तो क्या होगा? सर दो सिचुएशन में देखना है अपने को, दो एग्जाम्पल से समझाता हूं क्या होगा। सर मिस्टर दक्ष अग्रवाल और मिस्टर सुहान गोयल, मिस्टर सुहान गोयल एक फार्मर है, ठीक है, खेतीबाड़ी करते हैं। दक्ष अग्रवाल जी उनके पास में गए और बोले आप मुझे 100 किलो तो दो राइस, चावल, ठीक है, जिसके बदले में मैं आपको दूंगा 10,000 रुपए, और आप मुझे 1 किलो देंगे ओपियम, अफीम, जो कि जिसमें डील करना बैंड है, इसके बदले में मैं आपको दूंगा 1 लाख रुपए। ठीक है, टोटल मैं आपको दूंगा 1,10,000 रुपए। ठीक है सर, और आप मतलब मैं आपको 1,10,000 दूंगा, आप मुझे 100 किलो राइस और 1 किलो ओपियम देंगे। ठीक है सर, अगले महीने की 1 तारीख को दोनों ले जाना। ओके सर। अब ये कैसा एग्रीमेंट है? ठीक है, ये एक एग्रीमेंट है। दूसरा एग्रीमेंट देखो इन लोग के बीच में कैसा बनता है, दक्ष अग्रवाल और सुहान गोयल फार्मर के बीच में कैसा एग्रीमेंट बनता है कि सर दक्ष अग्रवाल और इन्होंने बोला आप मुझे 100 किलो राइस देना और 1 किलो ओपियम देना, और बदले में मैं आपको टोटल 1,10,000 रुपए दूंगा। सर चेंज कहाँ है? अरे है भाई, अभी समझाते हैं। दोनों एग्जाम्पल्स में फर्क क्या है देखो, एक में तो हमें लॉफुल पार्ट के लिए कितना पैसा है वो पता है, और अनलॉफुल पार्ट के लिए कितना पैसा है वो पता है। यानी कि अनलॉफुल पार्ट एंड लॉफुल पार्ट्स आर सेपरेबल। पता है किसके लिए कितना क्या है। यदि फर्स्ट वाली सिचुएशन है जहां पर सेपरेबल है, जहां पर पता है किसके लिए कितना पैसा है, तो क्या होगा? सर जो लॉफुल पार्ट है वो तो एनफोर्स करा दिया जाएगा, और अनलॉफुल पार्ट है वो वॉइड हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? व्हेन द लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन आर इन पार्ट्स, अनलॉफुल और लॉफुल पार्ट्स में है, अलग अलग हैं, थोड़ा अनलॉफुल है, थोड़ा लॉफुल है। तो सर यदि आंसर कहाँ है, किस वर्ड में? इफ दे आर सेपरेबल, लॉफुल एंड अनलॉफुल पार्ट्स आर सेपरेबल। आंसर किस वर्ड में पड़ा हुआ है? इफ दे आर सेपरेबल। तो लॉफुल पार्ट को एनफोर्स करा लेंगे, ये 10,000 रुपए दे के राइस खरीदने वाला पार्ट बिल्कुल एनफोर्स कराया जा सकता है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ये 1 किलो में 1 लाख रुपए में 1 किलो ओपियम खरीदने का ये कैसा हो जाएगा सर? ये वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, ये एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। सेपरेबल है तो लीगल पार्ट एनफोर्स करा दो, नॉन मतलब अनलॉफुल पार्ट है वो वॉइड एग्रीमेंट, इस तरीके से। लेकिन सर यदि सेकंड पार्ट है, सेकंड एग्जांपल की सिचुएशन है जहां लॉफुल और अनलॉफुल पार्ट के लिए क्या क्या ये सेपरेबल नहीं है, 1,10,000 रुपए से बोला दोनों के लिए 1,10,000 रुपए दे दूंगा, कितना इसमें से लॉफुल पार्ट के लिए कितना अनलॉफुल पार्ट के लिए सेपरेबल नहीं है, सर ये पूरा ही वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। बात समझ में आई? पूरा ही वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 को कैसे ट्रीट करना है समझ में आ गया? बोलो यस सर। और पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 में डिफरेंस क्या है ये समझ में आ गया? मुकुंद समझ में आया? मुकुंद, सर। मुकुंद खाना खाने में बिजी मत हुआ कर इतना कि क्या पढ़ा रहा हूं वो तेरे को पता ही नहीं पड़े। यस नमित, यस सर।
यस सर नहीं, क्या पता पड़ा, क्या समझा है पॉइंट नंबर 3 में नमित? सर हाँ बोल। क्या बोल रहे हो सर? पॉइंट नंबर 3 में क्या समझाया, समझ में आया तेरे को? सर वापस पूछो ना, क्या पूछ रहे हो सर? पॉइंट नंबर 3 में क्या समझाया, समझ में आ गया तेरे को? सॉरी सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा, आप क्या पूछ रहे हो सर? पॉइंट नंबर 3 में जो एक्सप्लेनेशन दिया वो तेरे को समझ में आ गया क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ तेरे से। सर रुको सर, मैं रिजॉइन करके देखता हूँ, रुको। आपका आवाज क्रैक हो रहा है बहुत सर, एक सेकंड को। अच्छा मीत बाबा, यस सर। समझ में आया पॉइंट नंबर 3? हाँ समझा। समझा। सुहान गोयल हाँ सर समझ गया। समझ गया? चल मुझे समझा, फिर हम्म। वीडियो ऑन कर। सर मैं ये फोन से उस पे कैमरा का परमिशन लेना पड़ेगा हाथ में। अच्छा, किससे परमिशन लेना पड़ेगा? वो सेटिंग से। अच्छा ठीक है, परमिशन लिए बिना समझा दे, मैं ऑडियो में ही समझा दे। हाँ हाँ मतलब वो एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ तो चलेगा ना? एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाना है, ऐसे कौन समझा सकता है? हाँ तो वो फर्स्ट एग्जाम्पल था ना जिसमें आपने दिया था, उसमें दो दो चीजें, पर्सन ए दो चीजें ले रहा था पर्सन बी से। हाँ उसमें पर ये स्पेसिफाइड नहीं था कि दोनों चीजों एक चीज इलीगल थी उस हाँ जिसकी वजह से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता, और एक चीज नॉर्मल वो चीज खरीद रहा था। हाँ और ये स्पेसिफाइड था कि वो कितना पैसा वो अनलॉफुल चीज के लिए दे रहा है और कितना लॉफुल चीज के लिए। तो एग्जैक्टली एक यही वर्ड्स आने चाहिए। वर्ड्स क्या आने चाहिए? लॉफुल पार्ट और अनलॉफुल पार्ट। ठीक है, कौन सा सही है कौन सा गलत है कहने से काम नहीं चलेगा। क्या कहना पड़ेगा कि सर लॉफुल पार्ट और अनलॉफुल पार्ट क्या थे? सेपरेबल थे, क्योंकि हमें पता पड़ रहा था किसके लिए कितना रुपया दिया जा रहा है। तो तीसरा वर्ड क्या आना चाहिए? कीवर्ड है ये जब तक नहीं लिखोगे तब तक आंसर में नंबर नहीं मिलेंगे। सेपरेबल है, व्हेन द लॉफुल पार्ट इज सेपरेबल फ्रॉम अनलॉफुल पार्ट, तो लॉफुल पार्ट को क्या करा दिया जाएगा सुहान? लॉफुल पार्ट को एनफोर्सिएबल। एनफोर्सिएबल होगा, एनफोर्स करा दिया जाएगा क्योंकि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। और अनलॉफुल पार्ट को क्या मान लेंगे अपन? वॉइड एग्रीमेंट मान लेंगे, और वर्ड है। ये एनफोर्सेबल नहीं होगा। बिल्कुल इस लैंग्वेज में आना चाहिए, लैंग्वेज का पैसा है, लैंग्वेज का मार्क्स है। सर मैं अभी ज्वाइन किया सर, आप बताओ ना क्या पूछ रहे थे, मुझे वापस बताओगे सर? गाड़ी छूट गई, जाने दे यार, छोड़। ठीक है। सॉरी सर, सॉरी सर। हम्म तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे करना है। ठीक है। सो एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ विच इज अनलॉफुल इन पार्ट सेक्शन 24। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं। 4 और 5 तो अपन ने ऑलरेडी कवर किए हुए ही हैं। एक बार पॉइंट नंबर 3 को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। करण फारिया पढ़ ले भी। When a legal part of contract can be separated from illegal part, the illegal part can be rejected and legal part can be retained and executed. हम्म But where the illegal part cannot be separated, then the whole contract is void. कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इज वॉइड। एग्रीमेंट मीन शुरुआत से गलत। बात समझ में आ गई? यस, इजी है ना? चलिए नेक्स्ट अपन करते हैं एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, और इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, और इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। कितने वैलिड होते हैं और कितने वॉइड होते हैं, 3 टॉपिक्स कवर है इस अकेले पॉइंट में। रिस्ट्रेंट मतलब किसी को रोकना, तो ऐसे एग्रीमेंट जो किसी को शादी करने से रोक रहे हैं, जो किसी को काम धंधा करने से रोक रहे हैं, या किसी को एक दूसरे के ऊपर लीगल एक्शन या लीगल प्रोसीडिंग्स करने से रोक रहे हैं, वो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। डिटेल्स में जाना पड़ेगा, डिटेल्स बहुत सारी है। ठीक है, तो ऐसे सबसे पहले लेते हैं तुम्हारा फेवरेट टॉपिक, एग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू मैरिज, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। ठीक है, आइए
बहुत सारी बातें हैं इसमें सर। एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज आर वॉइड। ठीक है, कैसी कैसी वैरायटी है। नंबर 1 देखो, एग्रीमेंट जो किसी को कंप्लीटली मैरिज करने से रोक रहे हैं, कंप्लीटली शादी करने से रोक रहे हैं, वो क्या है सर? वो वॉइड एग्रीमेंट है। शुरुआत से गलत है। एग्रीमेंट जो किसी को भी शादी करने से रोक रहे हैं, जैसे कि करण फारिया ने अपने मित्र नमित से, नहीं करण फारिया नहीं, सॉरी, मुकुंद ने अपने मित्र नमित से एग्रीमेंट बनाया कि तू यदि कभी जीवन में शादी नहीं करेगा तो मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, नमित भी बोला ओके डन, मैं कभी किसी से शादी नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये कैसा एग्रीमेंट है? ये किसी को शादी करने से रोक रहा है, तो ये वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, कंप्लीटली शादी, जीवन पर शादी करने से रोक रहा है, वॉइड एग्रीमेंट है। नमित चाहे तो, वॉइड एग्रीमेंट क्या कोर्ट में एनफोर्सेबल या लॉ में एनफोर्सेबल होता है? नहीं, नहीं होता है सर। तो नमित चाहे तो बाद में शादी कर सकता है, मुकुंद जो है कुछ नहीं कर सकता। वो ये बोल ही नहीं सकता कि तूने तो जिंदगी भर शादी नहीं करने का वादा किया था, तू वादा तोड़ रहा है। मुकुंद कुछ नहीं कर सकता, ये कोर्ट में एनफोर्सेबल ही नहीं है, क्योंकि दिस इज एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। किसी को शादी करने से रोकना वॉइड एग्रीमेंट होता है। सेकंड सर, ऐसे एग्रीमेंट्स जो किसी को जीवन भर तो नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक मैरिज करने से रोक रहे हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक मैरिज करने से रोक रहे हैं, वो भी उस हद तक वॉइड एग्रीमेंट है। मान लो, ये इसके बहुत एग्जाम्पल प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन में मिलते हैं। आप सब कभी ना कभी या प्लेन में बैठे होंगे, नहीं भी बैठे होंगे तो आपको पता है कि सर प्लेन में एक विमान परिचारिका होती है। विमान परिचारिका मतलब समझते हैं? एयर हॉस्टेस। ठीक है, जो कि आपको कोई भी चीज की जरूरत होती है तो वो ला के देती है, आपको प्रॉपर से समझाते हैं सीट बेल्ट कैसे लगाना। ठीक है, फूड सर्व करते हैं। तो ये सब काम कौन करती है? कि सर एयर हॉस्टेस करती है। मान लो एक एयरलाइन है, इंडिगो एयरलाइंस। ठीक है, या एयर इंडिया या इंडिगो, कुछ भी समझ लो। उसको अपॉइंट करना है नई एयर हॉस्टेस को। तो मान लो मिसेस शीतल या मिस शीतल हैं, वो एयर हॉस्टेस के लिए अप्लाई किया, उनका सिलेक्शन हो गया। तो जब इनका अपॉइंटमेंट कर रहे थे ट्रेनिंग वेनिंग देने के लिए, पहले बोला कि आप ये हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, आपको हम अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, आप इस दौरान कहीं और नौकरी नहीं करेंगे। ठीक है, आप इस दौरान आपको इतनी सैलरी दी जाएगी। ठीक है, इस दौरान आप शादी नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार शादी कर लेते तो उन पे ट्रेनिंग वगैरह का पैसा, वो फिर कहीं रीलोकेट हो जाते हैं तो फिर मतलब हस्बैंड के साथ में कहीं और चले जाते हैं, रीलोकेट हो जाते हैं, तो पैसा खराब हो जाता है, ट्रेनिंग वेनिंग का टाइम खराब हो जाता है, इतनी एनर्जी लगती है भाई एयरलाइंस की उनको तैयार करने में। ठीक है, तो उन पे रेस्ट्रिक्शन डाल दिया, आप अगले 5 साल तक शादी नहीं करेंगे। ठीक है, साइन कर लिया मैं शीतल ने ये, बाद में शादी करने का मन हो गया। ठीक है, तो मामला इंडिगो ने बोला कि भैया आप तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो अपना। बात कोर्ट तक पहुंची। ये सही में ऐसे केसेस कोर्ट में पहुंचे हुए हैं जहां पर एयर हॉस्टेस ने शादी कर ली तो उनको निकाल दिया या फिर उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर दी एयरलाइंस ने। तो कोर्ट बोला ये दिस इज एन एग्रीमेंट विच इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, हेंस इट इज वॉइड एग्रीमेंट। बाकी सब ठीक है, ये वैलिड एग्रीमेंट का पॉइंट है, ये वैलिड है, ये वैलिड है। जो किसी को शादी करने से रोक रहा है, इतना सा पार्ट वॉइड है। पूरा एग्रीमेंट खराब नहीं है, इतना सा पार्ट वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, तो ये नल एंड वॉइड है, ये लागू नहीं होगा। लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, डराने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्रीमेंट जो किसी को शादी करने से पूरी तरह रोक रहे हो या पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक शादी करने से रोक रहे हो, वो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, यस सर। तीसरा, नमे तब तो सुनाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, हमारे नमित को किसी से इश्क हो गया। ठीक है, अब वो जिससे भी हुआ वो नमित जानता है, नमित भर लेना इस जगह पे। ठीक है, तो भैया नमित जी उनके गर्ल के फादर के पास में पहुंचे।
मिलने मिलाने के लिए। ठीक है, 21 साल के हो चुके हैं नमित जी। तो गर्ल के फादर के पास में पहुंचे। गर्ल के फादर ने बोला कि यदि जैसे अपने 70s और 80s की हिंदी फिल्मों में आता था ना, ये पकड़ो 50 लाख रुपए का चेक और दूर हो जाओ मेरी लड़की की जिंदगी से। ठीक है, वही है काम यहाँ पर भी हुआ। नमित जी को 50 लाख रुपए का चेक ऑफर कर दिया गया। नमित जी की वहां पर मतलब वो कहते हैं ना, वो स्माइल आ गई कि यार ये तो बड़ा ही लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी ऑफर है। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, कॉन्ट्रैक्ट बन गया दोनों के बीच में। कैसा कि वो इनसे शादी नहीं करेंगे इस गर्ल से, और फादर साहब जो है मतलब उनको 50 लाख रुपए दे रहे हैं। ठीक है साहब, ऐसे एग्रीमेंट्स जो किसी को कोई पर्टिकुलर पर्सन से शादी करने से रोक रहे हैं, जो किसी को कोई पर्टिकुलर पर्सन से शादी करने से रोक रहे हैं सर, वो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज कहला के वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। 3 वैरायटी पढ़ ली अपन ने। किसी को कंप्लीटली शादी करने से रोक रहे हैं, या फिर पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक शादी करने से रोक रहे हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन से शादी करने से रोक रहे हैं, तो सर वो कैसे हो गए कि सर वो वॉइड एग्रीमेंट्स हो गए। बात समझ में आ गई नमित? यस सर। ठीक है। अब नमित ने चूंकि लॉ पढ़ा हुआ था, ठीक है, किससे? मोदी सर से पढ़ा हुआ था। तो नमित ने एंड में जाके करना वही था जो इसको करना था, जाके उसी लड़की से शादी कर ली। फादर बड़े गुस्सा हुए, ठीक है, कोर्ट में ले गए इसको कि अब तुम्हारे मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना था, एग्रीमेंट बना था, 50 लाख रुपए लोगे और शादी नहीं करोगे। कोर्ट बोला ये एग्रीमेंट कैसा है भैया? इट इज एन एग्रीमेंट विच इज स्टॉपिंग somebody from getting married to a particular person. This is a void agreement because it is an agreement in restraint of marriage. So this is not enforceable. फादर साहब आप अपने घर जाइए। ठीक है, नमित बड़ा खुश हो गया, शादी भी करने मिल गई, 50 लाख रुपए भी मिल गए। लेकिन नमित ये तो हो गई लॉ की बात। प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या होता है, फादर साहब उल्टा लटका के और फिर है ना 2 डोटे लगाते हैं, इतने डोटे लगाते हैं कि 50 लाख रुपए सारे निकल जाए तुम्हारे खाए पिए। ठीक है, इसलिए ऐसा काम करना मत, क्योंकि लॉ के अलावा भी दुनिया होती है। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, समझ में आ गई यार, क्या बात है। ठीक है, चलो। तो ऐसे एग्रीमेंट्स जो किसी को कंप्लीटली शादी करने से, पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक शादी करने से, पर्टिकुलर पर्सन से शादी करने से रोक रहे हो, ये सारे एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज हैं, इसलिए वॉइड हैं टू दैट एक्सटेंट। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। पढ़ना चालू कर भाई। Every agreement in restraint of marriage of a person other than a minor is void. कितनी प्यारी बात बोली गई है, अदर देन अ माइनर। माइनर को शादी करने से रोक रहे हैं, वो तो वैलिड होगा भैया, माइनर को शादी थोड़ी करनी होती है। तो यहाँ तो सही काम हो रहा है। तो ऐसा एग्रीमेंट जो किसी को माइनर से शादी करने से रोक रहा हो, वो बिल्कुल वैलिड एग्रीमेंट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है भैया। क्योंकि माइनर से शादी करना वैसे भी अलाउड नहीं होता है, माइनर की शादी करना। इसलिए एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ अ पर्सन अदर देन अ माइनर इज वॉइड एग्रीमेंट। आगे बढ़ भाई। So if a major aged person agrees not to marry for some consideration, the promise is not binding and considered as void agreement. ठीक है, नंबर 1, बोथ कंप्लीट एंड पार्शियल रिस्ट्रेंट्स ऑन मैरिज आर वॉइड। पूरी तरीके से शादी करने रोकना या अधूरे तरीके से पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक या ऐसे रोकना, दोनों ही वॉइड होता है। पर Complete restraint which prevents a person from marrying altogether. कंप्लीटली शादी नहीं करनी। पार्शियल रिस्ट्रेंट, Preventing a person from marrying a particular person or a person of particular class or from marrying for a fixed period. प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम मैरिंग अ पर्टिकुलर पर्सन, इस गर्लफ्रेंड से शादी नहीं करनी है, या फिर ऑफ फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, अगले 5 साल तक नहीं करनी है, और ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। मान लो ऐसा लिख दिया करण फारिया को, ऐसा बोल दिया कि तुम किसी नॉन पारसी से, मान लो करण फारिया पारसी है फॉर एग्जाम्पल, पारसियों में होता है ना नॉन पारसी में शादी नहीं करनी। यदि उसके साथ में ऐसा कोई एग्रीमेंट बना के उसको कर रहे हो, आप बाइंड करने की कोशिश कर रहे हो कि आप नॉन पारसी में नहीं करोगे, पर्टिकुलर क्लास के अलावा कहीं नहीं करोगे, तो फिर सर वो वॉइड एग्रीमेंट है जो उसको बाहर शादी करने से रोक रहा है। ये वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, तो चलो ये सब क्या हो गया,
कि सर ये पूरा अपन ने पढ़ लिया, समझ लिया कैसे। सेम लिंक पे रिज्वाइन करो, फिर आगे के टॉपिक्स कराता हूँ।